हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, एक ऐसा आइलैंड जहाँ छुपी हुई है एक रानी की मूर्ति, जिसे अगर किसी ने हासिल कर लिया तो वो अमर के साथ साथ इस दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाएगा। तो अब इसी चक्कर में कई ऐसे लोग वहां तक पहुंच चुके हैं जो कि उसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो आइलैंड समुंदर के एकदम बीचों बीच में है। दरअसल लोगों का मानना है कि वो जापान की रानी थी जिसे काला जादू आता था, जिसकी मदद से वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती थी या फिर उन्हें छू कर मार भी सकती थी। इसीलिए वहां के लोगों ने उसे मार कर गाड़ दिया। लेकिन फिर सालों बाद रिचर्ड नाम का शख्स उसी की तलाश में उस आइलैंड पर गया, लेकिन आज तक वो कभी लौट कर नहीं आया, जिसका कारण हुआ ये कि उसकी एक लौती बेटी सारा हमेशा के लिए अकेली पड़ गई, जिसको हम बॉक्सिंग रिंग में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसका सपना है कि वो एक बड़ी बॉक्सर बने। जब ट्रेनर ने उसे फीस मांगी तो उसने फिर से उसे कुछ दिन और रुकने का एक्सक्यूज देकर वहां से चली गई, क्योंकि अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सही नहीं चल रही है। यही वजह है कि वो अपने फ्री टाइम में डिलीवरीज भी करती है। इस दौरान जब वो अपने ऑफिस गई तो वहाँ उसके साथियों ने उसे टाउन में होने वाली एक बॉक्स रेस के बारे में बताया, जिसमें कि लीड करने वाले इंसान के पास एक फॉक्स होगी और उसके पीछे सारे रेसर्स जाएंगे। अगर जिस किसी ने भी फॉक्स वाले इंसान को पकड़ लिया तो उस रेस को जीत जाएगा और इनाम के तौर पर उसे $600 मिलेंगे, जो कि इन मुश्किल हालातों में सारा के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। और इसीलिए वो तुरंत ही रेस के लिए अप्लाई कर देती है। लेकिन जब अगले दिन वो रेस करने गई तो जाने अनजाने में उसकी साइकिल की भिड़ंत एक पुलिस वाले से हो गई, जिसके कारण उसे स्टेशन जाना पड़ा। कुछ ही देर बाद वहां उसकी मुलाकात हुई एना नाम की औरत से, जो कि उसके डैड की बिजनेस पार्टनर है, जो उसे बताती है कि अब तुम कब तक ऐसी जिंदगी जीती रहोगी। तुम्हारे डैड जो कुछ भी तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं उसे समय रहते ले लो, वरना सरकार या फिर कुछ अनजान लोग उस पर अपना हक जमा लेंगे। दरअसल दोस्तों, रिचर्ड एक अच्छा खासा रिसर्चर था। उसके पास काफी दौलत थी, लेकिन सारा को आज 7 साल बीत जाने के बाद भी यकीन नहीं है कि उसके पिता मारे जा चुके हैं। इसीलिए उसने कभी उनकी प्रॉपर्टी खुद के नाम करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज आने की बातों ने उसे अब ये करना पड़ेगा ही, वरना उसके पिता की सारी मेहनत किसी और के हाथ चली जाएगी। जाने से पहले उसके पिता ने उसे एक चीज दी थी जो शायद कुछ खास थी, लेकिन उस समय पर सारा बहुत ही छोटी थी, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या था। खैर, अब अगले दिन वो डैड के ऑफिस पहुंच, जहाँ का रिसेप्शन वाले लड़के को लगता है कि वो डिलीवरी करने आई है। वो उसका नाम पूछता है और जब सारा अपना नाम बताती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो ही इस कंपनी की मालिक की बेटी थी। अब ऊपर जाने पर वो अपने पिता के सारी प्रॉपर्टीज पर साइन कर लेती है, जिसे वो उसके नाम हो गई। इस दौरान लॉयर उसे एक पजल देता है जो कि उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। जब सारा उसे खोलती है तो उसमें एक फोटो थी जो उसके बचपन की थी, और साथ में एक चाबी जिसके हाथ एक नोट भी था। उसमें उसके पिता के आखिरी सफर के पहले लेटर के बारे में लिखा था, जो देख सारा फौरन वहां से अपने पिता की कब्र पे जाती है, जहां उसने उनके कॉफिन को देखा जो कि उनका आखिरी सफर था। इस बीच सारा ने उस नोट में लिखे हुए आगे की चीजों को भी देखा कि मेरे नाम के पहले अक्षर में सब कुछ छुपा है। तो सारा ने उस कॉफिन पर लिखे आर को प्रेस किया, उसमें से एक चाबी बाहर आई, जिसमें वही की लगाने पर वहां एक डोर खुलता है जो शायद उसे कहीं लेकर जा रहा है। सारा अब उसके अंदर जाती है तो वहां उसे अपने डैड की उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत आसपास दिखती है, जो कि उन्होंने खोजा था। वो यहीं पर संभाल कर रखा था, और उनमें से एक पुराना कैमरा भी थी जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी, जो कि जाने से पहले उसके डैड ने रिकॉर्ड करी थी, जिसमें वो बता रहे हैं कि जब वो छोटी थी तो उस दौरान उसके मॉम की मौत हो गई, और इस चीज से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगे। तब उन्हें पता चला कि रानी हमीको के बारे में, जो किसी को भी जिंदा कर सकती है, इसीलिए उन्होंने उसके पास जाने का सोचा, जो यमीको आइलैंड पर है, जिसके लिए उन्होंने एक बोट को हायर किया और इसे $20,000 दिए। ये सब सारा को उस बॉक्स में रखे हुए कुछ लेटर से पता चला जो रिचर्ड ने लिखे थे, या फिर किसी और ने, ये तो हमें नहीं पता। जो कुछ भी था वो ट्रू था। आखिर में उसके डैड ने वो वीडियो रिकॉर्ड में कहा, जो कुछ भी रिसर्च है वो सब उन्हें जला देने को कहते हैं, क्योंकि अगर वो किसी और के हाथ लग गई तो उसे गलत इस्तेमाल कर सकता है। वो सारा हकीमों वाले पेपर को नहीं जलाती, क्योंकि अब उसे अपने पिता को ढूंढना जो है। भले ही सबने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया है, लेकिन उसके लिए वो अभी भी जिंदा है, वो ये साबित करके रहेगी। अब वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल गई, जिसमें सबसे पहले कदम था वो एक बोट ढूंढना। पर सिंगापुर जाने पर उसे कुछ लड़कों ने बेवकूफ बना दिया और उसके बैग को छीन कर भागने लगे। लेकिन सारा भी एक ट्रेन एथलीट है, उसने कुछ ही देर में उन सभी को पकड़ लिया और अपने बैग को वापस हासिल कर लिया। अब वो लड़के इतने ज्यादा शरारती थे कि वो सारा को चाकू दिखाकर उसे धमकाना शुरू करते, जो देख वहां से वो लू के बोट पर भाग जाती है, जहां वो उन सभी को धमका कर भगा देता है। दरअसल दोस्तों, लू का नाम उस पेपर पर लिखा था जो सारा को हकीमों वाले बॉक्स में मिला था। उसी चीज को वो उसे दिखाती है तो वो बताता है कि दरअसल उसके पिता का नाम भी लू ही था,
और वो भी उसी आइलैंड पर गए थे जहाँ उसके डैड गए थे। उसी चीज को वो उससे दिखाती है तो वो बताता है कि दरअसल उसके पिता का नाम भी लू ही था और वो भी उसी आइलैंड पर गए थे जहाँ उसके डैड गए थे, लेकिन दोनों ही आज तक कभी नहीं लौटे, क्योंकि जो कोई भी वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता और यही सच्चाई है। इसीलिए अगर तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा, ये तो सपने में भी मत सोचना। इस बीच सारा को पता चलता है कि लू काट खेल कर खुद के कर्जे को उतारना चाहता है और इससे अच्छा मौका नहीं है अपने पैसों का इस्तेमाल करने का, जो कि वो करती भी है। वो देख लू भी मान जाता है, बेचारा पैसों से हारा इंसान क्या ही कर सकता है। अब ये दोनों निकल जाते हैं यामिको आइलैंड की ओर, जहां पहुंचने के लिए इन्हें महासागर को पार करना होगा, जो इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं होगा। सारा ने मन बना लिया है कि वो किसी भी हाल में वहां तक पहुंच कर रहेगी। सफर के दौरान उसे अपने पिता के सामानों में एक और पहेली मिली, जिसे उसे बड़ी ही आसानी से सुलझा लिया। फिर उसके इनाम में उसे मिला एक और पर्चा, जिसमें लिखा था कि उस रानी के मकबरे में जाने के लिए उसे किस किस उलझनों का सामना करना पड़ेगा। एक और बात, वो अकेली नहीं है जो इसकी तलाश कर रही है, बल्कि एक ट्रिनिटी नाम की कंपनी है जो उस रानी के मकबरे को ढूंढना चाहती है ताकि वो उसे पूरी दुनिया पर खुद का हुक्म चला सके। लेकिन अभी तक उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया। जैसे इनकी बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचती है, लहरें उठना चालू हो गई, जिसमें इनकी बोट हचकोले मारने लगती है। जो देख लू कहता है कि हमें इस बोट को छोड़ना है क्योंकि अब हम नजदीक हैं। तो सारा फौरन जाकर अपने पिता के बैग को ले लेती है, लेकिन इतने में ही इनकी बोट की टक्कर समुद्र में जमे एक पत्थर से हो गई, जिससे वो उछलकर पानी में गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को किनारे पर पाया, लेकिन अचानक कोई आकर उसके सर पर वार करता और अपने साथ ले जाता है। अब सुबह होने पर जब उसने अपनी आंख खोली तो उसके सामने ओझल बैठा था, जो कहता है कि तुम्हारे पिता ने हमसे कहा था कि हमारे साथ आ जाओ, फायदे में रहोगे, लेकिन उसने मना कर दिया तो मैंने उसे ही वहीं खत्म कर दिया। इतना सुनते ही बेचारी सारा तो अपने पिता के नोट्स को ढूंढने लगी, लेकिन वो अब ओझल के हाथ लग चुके हैं, जिस बात का हमेशा से रिचर्ड को डर था, और वही आज हो भी गया। इस बीच जब सारा बाहर आती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वहां पर कई सारे मजदूर पहाड़ों को काटने में लगे थे, जिसमें लू भी शामिल था, क्योंकि उसे भी ओझल के लोगों ने अब बंदी बना लिया है। अब दोस्तों, यहाँ रिचर्ड्स के नोट मिल जाने के बाद अब ओझल को पता चल चुका है कि वो रास्ता कहाँ है जो कि उस रानी के मकबरे तक उसे ले जाएगा। इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि सामानों को पैक करो, हमें दूसरी जगह जाना होगा। इस दौरान सारा लू को बताती है कि आज सुबह उसे पता चला कि ओझल ने उसके पिता को मार डाला। तो वहीं लू भी यही सेम चीज बताता है जो कि उन मजदूरों ने उसे बताई थी, और ये सुन सारा को बहुत बुरा लगता है। काफी देर चलने के बाद ये लोग फाइनली वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में रिचर्ड ने अपनी नोट्स में लिखा था। जो देख ओजा बहुत खुश होता है, क्योंकि जो आज बरसों बाद उसे मिल भी गया है, और इसीलिए वो मजदूरों से डबल मेहनत करवाता है, जिसमें एक बूढ़ा शख्स गिर भी जाता है। तो सारा ने उसकी मदद की, लेकिन तभी वहां पर ओझा आ गया। उसने उसे शूट करके खत्म कर डाला। जो देख सारा तो हिल गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि कुछ इस तरह से ही उसके पिता को भी उसने बेरहमी से मार डाला होगा। अब बड़ी देर सोच विचार करने के बाद लू, जो कि सारा के साथ आया था, वो उससे कहता है कि हम ऐसे यहाँ काम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं 3 तक गिनूंगा, तुम भाग जाना, फिर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। वो ऐसा ही करता और जगह की एक क्रेन को तोड़ देता है, जिससे कि सारा को मौका मिल जाता है भागने का, लेकिन लू बेचारा घायल हो जाता है और ओझल के चंगुल में फंस जाता है। वहां सारा भागते भागते एक खाई के पास पहुंच गई थी, जिसके नीचे बह रही थी एक विशाल नदी। अब तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो नदी में कूद जाए या फिर खुद को सरेंडर कर दे। सारा ने दूसरे वाले ऑप्शन को चुना। उसी तेज बहती हुई नदी के सहारे आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब उसके लिए मुश्किलें बढ़ने लगी है, क्योंकि आगे जाकर वो नदी एक बड़े से झरने में तब्दील होने लगी है। इसीलिए सारा ने सही समय पर एक क्रैश प्लेन को पकड़ लिया। वो उसकी वजन से टूटने भी लगा, लेकिन इसी बीच उसके हाथ एक पुराना पैराशूट लग गया, जिसे लेकर वो कूद गई और जंगल के बीच लगे हुए पेड़ों से टकराते हुए जैसे तैसे करके नीचे पहुंच गई। वो इसमें काफी चोटिल भी होती है, और इसीलिए आज की रात वहीं बनी एक गुफा में बिताती है, क्योंकि इस आइलैंड से बाहर निकलना असंभव लग रहा है जब तक आपके पास कोई संसाधन ना हो। उसी रात में सारा पर एक गार्ड हमला करता है, जिसका मुंह वो तोड़कर मार डालती है। तभी उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी, जो कि ऊपर पहाड़ पर चल रही थी। उसने भी उसका पीछा किया, जिसमें वो एक गुफा तक पहुंच गई, जहां उसे ऐसा दिखा जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। दरअसल दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे, जो कि अभी भी जिंदा हैं। जी हाँ, ये सच है। वो सालों से इसी आइलैंड, क्योंकि उनके पास भी ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वो इस महासागर को पार कर सके। लेकिन जब उन्होंने सारा को देखा तो पहले तो यकीन नहीं किया कि ये सच है या फिर झूठ है,
लेकिन जब सारा ने उन्हें डैड कहकर पुकारा तो उन्हें एहसास हो गया कि ये हकीकत है, ये उनकी बेटी है, पर वो उसे नाराज थे। वो इतना सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आई? ये जगह उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो सारा ने कहा कि वो उन्हें ढूंढने के लिए आई है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो जरूर उन्हें जिंदा मिलेंगे। रिचर्ड अपनी बेटी के जख्मों को ठीक करता है और आराम करने को कहता है। उधर अगले दिन ओझा के लोग आखिरकार रानी के मकबरे का गेट उन्हें मिल जाता, लेकिन ये सारी मेहनत रिसर्च रिचर्ड की थी, जिसका फायदा वो उठा रहा है। अब तो उसने अपने बॉस को भी कॉल करके बुला लिया है, क्योंकि उसे वो मिल गया है जिसकी तलाश थी। इधर रिचर्ड अपनी दाढ़ी को काट रहा था, जो कि उसे सही से हो नहीं पा रही थी। तब सारा उसकी मदद करती है। इस दौरान वो उसे बताता है कि ओझा ट्रिनिटी के लिए काम करता है, वही कंपनी जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर खुदाई कर रही है और इस चीज को खुद बनाने में लगी है, जो कि प्रकृति की है। इस बीच जब रिचर्ड को पता लगा कि ओझा के हाथ वो नोट्स लग गए जो उसने सारा को जलाने को कहा था, तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता, क्योंकि अगर हमीको का मकबरा खुदा तो पूरी दुनिया में विनाश आ जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता। लेकिन अब सारा ऐसा होने नहीं देगी, इसीलिए वो एरो और बो लेकर निकल गई ओझा के अड्डे पर, जहां उसने कुछ गार्ड को मार कर गिरा दिया और लू को भी आजाद कर दिया। लेकिन इतने में ओझा के गार्ड वहां आ गए, जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें कई लोग मारे भी जाते हैं। अब लू ने भी फायरिंग की और उनका जमकर सामना किया। इधर गेट पर हम रिचर्ड को देखते हैं, जो कि उस मकबरे को देखने के लिए आया था कि तभी वहां पर ओझा भी आ गया, जिसने उसे जबरदस्ती कहा कि इसे खोल वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने लोगों पर उसे बंदूकें तनवा दी। तब सारा ने एरो से उन सभी को मार गिराया, लेकिन अब ओझा ने उसके पिता पर बंदूक तान दी। उसे खुद ही मजबूरन उस पहेली से भरे गेट को खोलना ही पड़ा। दरअसल रिचर्ड के सामानों में एक पहेली थी, जो कि इस गेट की चाबी थी, इसीलिए सारा को इसका राज पता है कि ये गेट कैसे खुलता है। अब अंदर कुछ लोग जाते हैं, वहां पर एकदम घना अंधेरा था, जिसके कारण सारा एक जगह पर पैर रख देती है, जिससे होता यह है वहां लगा एक जाल खुल जाता और उसी में एक आदमी मारा जाता है। कुछ दूर चलने पर इन्हें अपने आगे एक खाई दिखी, जिसके अंदर लाखों कंकाल गिरे थे, जो उन बादशाहों के सैनिकों के थे जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस जगह को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कभी कर नहीं सके। अब उसे पार करने के लिए ये लोग एक सीढ़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन तभी गार्ड फिर से गलती से चीज पर पैर रख देता है, जिससे होता यह है कि वहां के सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं और जो फ्लोर होता है वो भी टूटना शुरू हो जाता है, जिसमें अब सारा एक जगह बुरी तरह से फंस चुकी है। जो देख उसके पिता घबरा गए, क्योंकि उस जगह से आगे जाने के लिए उन्हें अब एक पहेली को सुलझाना पड़ेगा, जो सिर्फ रिचर्ड को आता, क्योंकि उसमें कुछ स्टोन लगाने होंगे, कुछ पत्थर लगाने होंगे, जिसके बारे में उसे अच्छे से पता है। और इसीलिए वो सारा की मदद करता है कि करके उन स्टोन को उनकी जगहों पर लगाना शुरू कर देती है। वो गेट खुलने लगता है। जब खुला तो सभी लोग दंग रह गए। उसके अंदर थी रानी हकीमों की दासियों की कब्रें, उनकी मालकिन यानी कि रानी हकीमों का वो कॉफिन, जिसकी तलाश में पूरी दुनिया है। रिचर्ड ओझल से कहता है कि इसे मत खोलो, लेकिन वो नहीं मानता और उसका आदमी उस कॉफिन को खोल देता है, जिसके अंदर थी रानी की लाश, जो एकदम ठीक थी। ऐसा लग रहा है कि वो कल ही मरी हो, लेकिन कुछ ही देर में वो सड़ना शुरू हो गई। तब सारा ने वहां बनी कुछ पेंटिंग से अंदाजा लगाया कि रानी के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो सारी कहानियां झूठी थी। असल में सच्चाई ये थी कि रानी को एक बीमारी थी, जिसमें अगर वो किसी को छू देगी तो उसका शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा, फिर कुछ ही देर में उस शख्स की मौत हो जाएगी। इसीलिए उसने खुद का बलिदान दे दिया ताकि किसी भी वजह से किसी की मौत ना हो। मतलब दोस्तों, इस पूरी कहानी में रानी को एक खजाने की तरह दिखाया गया है, एक ऐसा खजाना जो इंसानियत को खत्म कर सकती है। जिस किसी के भी हाथ ये लग गया वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। और यही वजह है कि उसने इन लोगों को भी कहा कि उस लाश को मत छूना, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना और रानी के उस मुकुट को हासिल करने के चक्कर में उसे छू लिया। फिर क्या था, उनकी भी बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है, जिस चीज से वो परेशान होकर इधर उधर फायर करने लगते हैं। मौका देखकर सारा वहां से भागने का ट्राई करती है, लेकिन एक गार्ड उसके पीछे लग जाता है। वहीं कॉफिन के पास ओझल अपने बॉस के लिए हकीमों की एक उंगली को काट लेता है, पर रिचर्ड नहीं चाहता कि ये बीमारी इस जगह से बाहर जाए और इसीलिए उसने उस पर गोलियां चलाना शुरू की। पर जब ओझल कहता है कि उसे यहाँ से निकलना है, तभी एक इन्फेक्टेड गार्ड उस पर हमला करता है, जिसका फायदा उठाकर ओझल वहां से भाग निकलता है। इधर सारा भी उन दासियों की कब्रों के अंदर छुपी थी, लेकिन जाने अनजाने में उसे कुछ आवाजें हो गई, जिससे वो गार्ड उसे देख लेता है। पर समय रहते उसने अपना दिमाग लगाया और एक गलत जगह कदम रखकर उस गार्ड की जान ले ली। इधर जब वो अपने पिता के पास आई तो उसे पता लगा कि वो भी इन्फेक्टेड होने लगे हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी को खुद से दूर रहने को कहते हैं। उसे एक काम देते हैं कि वो इस जगह को ब्लास्ट कर दे, किसी भी हाल में ओझल को रोके, वरना अनर्थ हो जाएगा।
सारा के पास अपने पिता को ऐसे छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने उनका दिया हुआ काम किया और ओझल को घसीट कर दूसरे साइड ले आई, जहां दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। इसमें सारा की जीत हो रही है क्योंकि उसके पास फाइटिंग स्किल है। इतने में उसके पिता ने उस जगह को उड़ा दिया जिससे कि ओझल का ध्यान भटक जाता है और सही मौका देखकर उसने हकीमों की वही कटी हुई उंगली ओझल के मुंह में डालकर उसे खाई में ढकेल दिया। लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से खत्म होने लगी और इसीलिए उसे किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना है, जिसके लिए वो भागती है। अहम मौके पर लू वहां आ जाता है जो उसे बाहर खींच लेता है और बचा लेता है। इतने में वहां पर ट्रिनिटी कंपनी के चॉपर भी आता है, जिसके पायलट को ये लोग बंदी बना ले ताकि वो उन्हें घर पहुंचा सके। अब लंदन आने पर सारा पूरी तरह से अपने पिता की कंपनी की मालकिन बन जाती है और यहाँ में एक और ट्विस्ट पता चलता है। घर जाने पर जब सारा अपने पिता की कुछ और डॉक्यूमेंट को देखती है तो उससे उसमें पता चल जो ट्रिनिटी ग्रुप कंपनी थी जो कि वो खुदाई कर रही थी, वो उसकी अल्टरनेटिव कंपनी है और उसे कोई और नहीं बल्कि आना ही चला रही है, जिसके लिए ओझल जैसे लोग काम करते हैं। और यही वजह है कि वो उसे हमेशा कामों में उलझाए रखने की कोशिश करती है कि वो उनके कामों में बाधा ना डाल सके। लेकिन अब सारा को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो इस कंपनी को जड़ से खत्म कर देगी, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।